हेलो कॉन्फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है आपका प्रेसिडेंट के चैप्टर को स्टार्ट किया, मतलब प्रेसिडेंट के पावर्स के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट किया था। उसमें हम लोगों ने जो है लेजिस्लेटिव पावर्स को देख लिया था, प्लस हमने एग्जीक्यूटिव पावर्स को देख लिया था, प्लस उसके अलावा जो है हमने जुडिशियल पावर्स को भी देख लिया था। लेजिस्लेटिव पावर्स के अंदर हमें ज़्यादा नहीं देखना था। लेजिस्लेटिव पावर्स के अंदर हमने देखा था, सॉरी, एग्जीक्यूटिव पावर्स में सबसे पहले बात हुई थी। और एग्जीक्यूटिव पावर्स में हमने देखा था क्या, एग्जीक्यूटिव पावर्स में सबसे पहले देखा था कि भाई आर्टिकल 75 में जो है प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिल की अपॉइंटमेंट की बात है। आर्टिकल 71 के अंदर रूल्स एंड मैनर कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो बताने वाली बात, वो किसके पास है, प्रेसिडेंट ही उसको जो है कंडक्ट करते हैं। उसके बाद जो है आर्टिकल हम बात करें आर्टिकल 244 शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब जो शेड्यूल 5 में दे रखा है, उन सब के बारे में बताने का काम किसका है कि शेड्यूल एरिया कौन सा होगा और उनमें ट्राइब कौन सी जो है शेड्यूल में आएगी, वो सब चीज़ें आर्टिकल 244 में पावर किसके पास, प्रेसिडेंट के पास है। उसके आर्टिकल 239 जिसके अंदर जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं उसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं उसको अपॉइंट करने की भी जो पावर्स है वो किसके पास है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। उसका आर्टिकल जो है हमने देखा था 263 इंटर स्टेट काउंसिल जो होता है, जो यूनियन और स्टेट दोनों मिलकर एक साथ में अरेंज करती है, इंटर स्टेट काउंसिल हम जिसे कहते हैं, वो उसकी भी पावर जो है वो किसके पास है, वो बेसिकली जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही है, जो कि किस में आते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स में आती है। देन आर्टिकल 340, अगर हम 340 देखें तो आर्टिकल 340 के अंदर क्या है कि SC ST और OBC के लिए जो है कमीशन को अपॉइंट करने की पावर भी किसके पास है, वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है अंडर आर्टिकल 340। ये थे एग्जीक्यूटिव पावर्स। आप इन आर्टिकल्स को अगर याद रखने में कामयाब रहेंगे तो एक्सप्लेन करना भी बड़े मतलब काफ़ी ज़्यादा आसान होगा आपके लिए। उसका हम लेजिस्लेटिव पावर्स के अंदर देखें तो लेजिस्लेटिव पावर्स में मैंने आपको बताया था कि लेजिस्लेटिव पावर्स के अंदर क्या है, सबसे पहली पावर तो इनके पास आर्टिकल 123 है, जिसके अंदर बता रखा है कि ऑर्डिनेंस जो है, ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर इनके पास है। अगर मान लो कि सेशन जो है वो, अगर आपका सेशन जो है एक्टिव नहीं है, अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो ध्यान रखेंगे ऐसे में क्या हो सकता है कि ऑर्डिनेंस के माध्यम से जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है अगले आने वाले 6 हफ्ते के लिए कानून बना सकते हैं। और 6 हफ्ते का कानून जो है वो बाद में जो है उसको हम चाहे तो परमानेंट कानून भी बनाया जा सकता है। जब लोकसभा और राज्यसभा खुलेगी तो उसको उसमें पास करवा लो, अब वो परमानेंट कानून बन जाएगा, अदरवाइज वो अपने आप ही लैप्स हो जाएगा आफ्टर 6 वीक्स। ओके, उसके बाद मैंने बताया था कि जो पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट को उसको जो है समन करने की पावर जो है सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वो कौन करते हैं, वो आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। प्रोरेग्यू करते हैं वो कौन करते हैं, सेशन को खत्म करना हो तो वो कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। अगर मान लो कि पूरी सरकार का ही कॉन्फिडेंस अगर डाउन हो जाता है, आई मीन टू से कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का पास हो जाता है, उसमें वो अपोजिशन जीत जाती है, तो ऐसे में क्या होता है कि सरकार ही गिर जाती है, तो डिजोल्व करने की पावर किसके हाथ में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ उसके, हाँ ध्यान रखना, लेकिन एडजॉर्नमेंट भी एक पावर होती है जो कि स्पीकर के पास होती है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेशन के अंदर क्या करना है वो स्पीकर देखेगा, सेशन के बाहर क्या होना है वो सारा का सारा प्रेसिडेंट देखेगा। उसका प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट जो है इसके अंदर देखते हैं कि आर्टिकल 90 के अंदर जो है कोई वेकेशन तो नहीं है कि चेयरमैन कहीं जो है वो चेयरमैन की वेकेशन हो, या डेप्यूटी चेयरमैन जो है वहाँ पे नहीं है। अगर चेयरमैन नहीं है तो फिर डेप्यूटी चेयरमैन जो है वो चेयरमैन बन जाएंगे। अगर डेप्यूटी चेयरमैन भी नहीं है तो किसी एक मेंबर को राज्यसभा के अंदर जो है पकड़ के क्या बना दिया जाएगा, आपका जो है चेयरमैन बना दिया जाएगा राज्यसभा का। उसी तरीके से आर्टिकल 94 है, आर्टिकल 94 में देखा जाएगा स्पीकर गायब तो नहीं, अगर स्पीकर गायब है तो डेप्यूटी स्पीकर गायब है तो लोकसभा के किसी मेंबर को उठाकर जो क्या बना दिया जाएगा, आपका जो स्पीकर ऑफ द हाउस बना दिया जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल 102 के अंदर हम देखेंगे कि भाई कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहीं डिस्क्वालीफाई तो नहीं है। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाई है तो फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमें जो है वो चीज़ चेक करके उसके बाद ही उन्हीं लोगों को अलाउ करना पड़ेगा लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो क्या है क्वालिफाइड है। उसके बाद आर्टिकल 87 के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी स्पेशल स्पीच देते हैं। और स्पेशल स्पीच कैसे दी जाती है वो ध्यान समझेंगे, हर नई सरकार के पहले सेशन में और हर साल के नए पहले सेशन में। सुनवारी बात क्या कह रहा हूँ कि जैसे मान लो कि अभी 2019 में इलेक्शन हुआ, तो इलेक्शन होने के बाद जो है जब पहली बार सारे के सारे सांसद जब पहुँचेंगे कहाँ पे, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, तो वहाँ पे सबसे पहले प्रेसिडेंट की क्या होती है, स्पीच होती है। तो इसको कहते हैं कि हर लोकसभा के पहले सेशन, हर नए लोकसभा के पहले सेशन में राष्ट्रपति स्पीच देंगे, और प्लस हर साल के पहले सेशन के अंदर जो है राष्ट्रपति क्या देते हैं, अपनी स्पीच देते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। उसके बाद अगर मैं बात करूं आर्टिकल 87 के बाद जो है आपका आ जाता है कि इसके अंदर क्या आ जाता है कि मान लो कि अच्छा आर्टिकल 86 का 2 वो क्या कहता है कि अगर कोई पेंडिंग बिल है तो उसको ही पास करवा लो, इसकी पावर भी किसके पास है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो है बिल को क्या किया जाता है, बिल को जो है मूव किया जाता है। मूव जब करता है तो वो मोशन में आ जाता है, मतलब कि बेसिकली वो पहले रिजोल्यूशन होता है, जब वो मूव होता है तो मोशन बन जाता है, और मोशन के बाद वो जो सब अप्रूव करने के लिए जो है वो रेडी हो जाते हैं, वोटिंग करने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो बिल में कन्वर्ट हो जाता है। और बिल जो है वो जब पास होता है, जैसे मान लो लोकसभा में ऑरिजिनेट हुआ तो लोकसभा में पास कर दिया, फिर राज्यसभा भेजेंगे और राज्यसभा के बाद कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास अब पावर है कि वो चाहे तो उसके लिए क्या दे सकते हैं, एसेंट दे सकते हैं। अगर वो एसेंट दे देंगे तो क्या बन जाएगा, बिल विल बिकम द एक्ट ऑफ द कंट्री। जैसे आपने देखा होगा कैब, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, लेकिन जब वो पास हो गया तो क्या बन गया, CAA, मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो ध्यान रखेंगे वो बिल क्या बन जाता है, वो एक्ट बन जाता है अपने आप में।
उसके बाद जो है आपका, अगर मान लो कि एसेट ना देकर वो विदहोल्ड कर रहे हैं, कि वो कह रहे हैं कि हम बाद में इसका डिसीजन दे देंगे, मान लो कि इंडिया से बाहर है, तो ऐसे में क्या होगा, विदहोल्ड हो जाएगा। या तीसरी चीज़ क्या है कि वो रिकंसिडर करने के लिए भेज सकते हैं कि भाई इसको एक काम करो, कुछ अमेंडमेंट्स इसके अंदर कर दो, और वो अमेंडमेंट्स जब प्रपोज जो कर रहे हैं उसको जब हम पास करके ले आएंगे, एक ही बार होगा बस, वो एक ही बार प्रेसिडेंट लौटा सकते हैं अमेंडमेंट के लिए या किसी भी तरह का रिकंसिडरेशन करने के लिए, उसके बाद दोबारा नहीं। दोबारा जो है अगर सरकार पास करके ले आती है तो उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को साइन करना ही पड़ेगा, समझे कि नहीं। तो ये है आपका लेजिस्लेटिव पावर्स, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये सारा का सारा प्रेसिडेंट के हाथ में है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका जुडिशियल पावर्स के अंदर सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 72 है। जुडिशियल पावर्स में अगर हम देखेंगे तो आपके सबसे पहली पावर है आर्टिकल 72, जिसमें पार्डनिंग पावर्स है। पार्डनिंग पावर्स में कौन कौन सी पावर होती है? पार्डन पावर्स होती है, आपका जो है रिप्राइव की पावर होती है, कम्यूटेशन की पावर होती है, आपका रेमिशन की पावर होती है, और मार्शल लॉ जो है, सेना के कानून के ऊपर भी जो सबसे बड़ा अधिकार है वो किसके पास है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या अधिकार है इनके पास? किसी की सज़ा माफ़ करनी हो तो उसका अधिकार किसके पास है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। किसी की सज़ा का नेचर बदलना हो, ठीक है ना, जैसे कि बामुशक्कत कारावास की जगह पे जो एक नॉर्मल कारावास रखना है, तो वो भी करने की पावर किसके पास होती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट, सो थोड़ा ध्यान से चलेंगे इसके अंदर। उसके बाद देखेंगे हम आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 में क्या बता रखा है? आर्टिकल 143 में बता रखा है कि भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मान लो कि कभी कभी संविधान में या कहीं भी कहीं जो है देश के लोकतंत्र में कहीं उलझ जाते हैं कानूनी तौर तरीके से, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ जो है क्या कहते हैं आपका जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे क्या कर सकते हैं? एडवाइस ले सकते हैं। एडवाइस लेंगे जरूर, मगर ये जरूरी नहीं कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कोई एडवाइस दिया तो उसे मानना ही पड़ेगा। उनकी मर्जी है, वो चाहे तो माने और चाहे तो ना माने। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसको कहा जाता है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। उसके बाद आर्टिकल 143 के बाद क्या है आपका? आर्टिकल 143 के बाद क्या है भाई तुम्हारे में? आर्टिकल 143 के बाद जो है आर्टिकल आपका जो है आर्टिकल 124 है। आर्टिकल 124 का सेकंड, और आपका आर्टिकल 217 का जो है 1। अरे दादा 2017 कहाँ से हो गया? ठीक है, आर्टिकल 124 का जो सेकंड है, मतलब कि सेकंड क्लोज है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट के जजों की अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। हालांकि कॉलेजियम की व्यवस्था है, लेकिन आई विल टेल यू अबाउट दैट हाउ प्रेसिडेंट्स ऑल्सो बिकम द पार्ट ऑफ द कॉलेजियम। वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। आर्टिकल 217 के अंदर जो है आपका 217 का जो फर्स्ट क्लोज है उसके अंदर बता रखा है कि हाई कोर्ट के जजों को भी अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। आई डोंट थिंक सो मैंने इसमें कुछ छोड़ा था। उसके बाद मैं एक डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो प्रेसिडेंट की जो है वो मैं आपको एक बार बता दूँ कि वो क्या होती है। देखो, डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब होता है ऐसी पावर जो कि प्रेसिडेंट के हाथ में ही होती है। जैसे मान लो देश के अंदर चुनाव होता है, 2024 में चुनाव होते हैं, कोई फिगर आउट कोई ऐसे ही ले लेता हूँ, मैं ऐसे देश में चुनाव करवा लेता हूँ। आपकी मर्जी से आपका अगर आदेश रहे तो मैं देश में चुनाव करवाना चाहता हूँ, मैं चाहूँगा चुनाव करवाना। चुनाव हुआ देश के अंदर, भाई देश के युवा थोड़े परेशान तो थे, हकीकत तो है भाई, ठीक है, थे क्या मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान है, मगर बाकी तो खैर आप ही समझदार है, मैं आपको क्या ही बोलूँ, ठीक है। तो बीजेपी से थोड़ी सी नाराज़गी चल रही थी और उन्होंने जो है बीजेपी को 200 सीट जितवाए। कांग्रेस की परफॉर्मेंस तो ख़राब थी, लेकिन हाल ही में उनका जो समर्थन था लोगों के प्रति देखकर 100 सीटें उनको भी दे दी। ले भाई 100 सीट तू भी ले ले, ठीक है। और उसके बाद जो है बाकी जो अदर पार्टी से उनको मिलाकर जो 143 सीटें दे दी गई। लोकसभा के अंदर क्या होता है कि लोकसभा के अंदर आपको जो है 543 में जो होते हैं आपको 273 सीटें चाहिए होती है, ठीक है। 273 सीटें आपके पास क्या होनी चाहिए। हालांकि आप देखेंगे इसका 50% से ज़्यादा मांगते हैं, इसके 50% से ज़्यादा देखेंगे तो ये तो कम आंकड़े बनते हैं, इतना नहीं बनता। बेसिकली 50% किसका मान के चल रहा है? 545 का। 545 का जो 50% है वो कितना होता है? 273 होता है। अब 273 सीटें चाहिए लोकसभा के अंदर जो है सरकार मतलब कि बहुमत साबित करने के लिए, और प्लस देश में अपने प्रधानमंत्री को चुनने के लिए। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि किसी को भी बहुमत नहीं मिली, इनको 200 मिली। इनको मतलब ये बीजेपी जो है उसकी मैं पूरी बड़ी पार्टी का नाम लिखता हूँ, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए को। यूपीए आपका जो है क्या है भाई, तेरी फुल फॉर्म क्या है भाई तुम्हारी? यूनियन पब्लिक अलायंस, नहीं यार, चलो मैं एक बार इसका मैं कंफर्म करके बताऊंगा यूपीए की क्या फुल फॉर्म होती है, ठीक है। और बाकी अदर्स में ले लो इनको, ठीक है। अभी देखो दिमाग में पढ़ा रहा हो ना तो दिमाग में नहीं आ रहा है, ऐसे दिन रात यूपीए पे बात होती रहती है, वाह। तो मैं कह रहा था कि एनडीए जो है उसके पास 200 सीटें हैं और यूपीए के पास 100 है। मतलब कि एनडीए बोले तो बीजेपी और उनके साथ के सहयोगी दल, और यूपीए का मतलब हो गया
कि कांग्रेस और उनके साथ के सहयोगी दल इन सबको मिलकर आए 100, और जो है बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के पास आए 200, और बाकी सारे जो मेंबर्स हैं उनके पास आए 143। थोड़ी सीटें और दिलवा देते हैं किसी को यार, ठीक है। मान लो कि इस बार जो है ममता बनर्जी की जो टीएमसी है वो थोड़ी सी निखर के सामने आ गई और उनको जो है 100 सीट उनको भी मिल गए, ठीक है जी। अब यहाँ पे चाहिए सीटें हमें 273, लेकिन मिला किसी को नहीं, समझ रहे हैं। 273 सीटें किसी एक पार्टी को नहीं मिली, किसी भी एक ग्रुप को नहीं मिला। यूनिफाइड पार्टी अलायंस शायद मेरे हिसाब से जो है वो यूपीए का फुल फॉर्म है, एक बार कंफर्म करूंगा मैं, फ़ोन स्विच ऑफ हो रखा है, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो आपका जो है 273 सीटें चाहिए होती हैं, और 273 में से एक भी पार्टी को जो है बहुमत जो है वो हासिल नहीं हुआ। और जब ऐसा हाल होता है कि जब किसी एक भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता, तो क्या होता है कि दो दल जो हैं, दो पार्टी जो है आपस में मिलकर क्या कर सकते हैं, वो देश में सरकार बना सकते हैं। अब आप देखो कि ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस का 100 सीटें हैं, अगर कांग्रेस को जो है ये 143 अगर ये सांसद सपोर्ट कर देते हैं तो इनके पास कितनी सीटें हो जाएंगी, 243 सीटें हो जाएंगी। और अगर ये 100 सीटें जो ममता बनर्जी की अगर वो भी समर्थन कर देते तो कितना हो जाएगा, ये आपका 243 से 343 हो जाएंगे, तो इनकी सरकार बन जाएगी। या तो बीजेपी के बाद 200 सीटें यहाँ पर है और 100 सीटें अगर ममता बनर्जी जो है वो अगर सपोर्ट कर दे तो यहाँ पे 300 सीटें इनके पास हो जाएगी, तो फिर एनडीए की सरकार बन जाएगी। अब ऐसे में क्या होता है कि दो बड़े दल मिलकर आपस में जो है देश में सरकार बनाते हैं, इसको कहते हैं गठबंधन की सरकार। अब ये जो गठबंधन की सरकार जो बनने जा रही है, इस गठबंधन की सरकार में जो पहले कौन आना चाहता है, जैसे मान लो कि पहले बीजेपी और टीएमसी दोनों के दोनों तैयार है एक साथ आने के लिए। ममता बनर्जी ऐसे भी पहले मोदी मतलब कि बीजेपी के साथ ही थी, तो मेरे हिसाब से लगता है मोदी जी की बात सुन लेंगी, मान लेंगी कि चलो दीदी बचा लो दीदी, देश में सरकार रहेगी तभी तो हम आपको छेड़ पाएंगे ना दीदी, ओ दीदी। तो मतलब राजनीतिक क्या कहते हैं जो है यहाँ पे टिप्पणियाँ हो रही है, वैसी वाली छेड़छाड़ नहीं हो रही, ध्यान रखना तुम लोग, कहीं तुम लोग हल्के में ले रहे हो। तो यहाँ पे जो है दीदी और मोदी जी दोनों के दोनों साथ में आगे, मान लो इन्होंने कहा कि हाँ भाई हम तैयार हैं, 200 सीटें मिलाकर 300 में हमारी सरकार बन जाएगी, हम तैयार हैं। लेकिन कांग्रेस कह रहा है कि नहीं नहीं भाई, हमारे पास 100 सीटें हैं, 143 सीटें जो है हमें अदर्स से मिल रही है, 243 हो गए, और टीएमसी के जो है आपके 50 सांसद जो हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। ये बस ऐसी बहाने बना रहे हैं, इनके पास ममता बनर्जी के पास कोई सरकार कोई पार्टी में जो है सांसद नहीं है, 50 सांसद इनकी पार्टी के हमारे साथ खड़े हैं। अब ये तीनों के तीनों मिलकर जो है वो 283 सांसद लेके बैठे हुए और ये कह रहे हैं कि पहले हम चाहते हैं राष्ट्रपति से मिलना, और राष्ट्रपति के आगे जो है अपने सरकार के बनाने का दावा सबसे पहले हम पेश करना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मर्जी है, डिस्क्रिएशन है, इसी को कहते हैं डिस्क्रिशनरी पावर। मतलब क्या मर्जी है, उनकी मर्जी की पावर है कि वो किस दल को पहले बुलाए, वो बीजेपी प्लस वो एनडीए प्लस टीएमसी को बुलाए पहले, या यूपीए अदर्स और टीएमसी के 50 सांसद जो है इनको पहले बुलाए। ये कौन बुलाएगा, इसके पास पावर किसके पास है, ये पावर किसके पास है, ये आपका जो है दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर मान लो बुला लेते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है कांग्रेस को बुला लेते हैं पहले, और कांग्रेस के साथ वो अदर्स को बुला लेते हैं पहले, तो इस पर जो है कोई टिप्पणी नहीं करेगा कि ये प्रेसिडेंट ने क्या कर दिया, इसके ऊपर कोई केस में किसी कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि ये प्रेसिडेंट के क्या है डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। वही दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लो बीजेपी को अगर बुला लिया गया और प्लस बीजेपी के साथ टीएमसी को बुला लिया गया और इन दोनों को पहले बुलाकर इनकी सरकार बनवा दी, शपथ ग्रहण करवा दिया, तो ये भी डिस्क्रिशनरी पावर है। इसमें भी क्या है कि प्रेसिडेंट को जो है प्रेसिडेंट के इस काम के ऊपर जो है कोई केस नहीं कर सकता कि ये आपने क्या कर दिया, ये उनकी डिस्क्रिशनरी पावर में आते हैं। आपने महाराष्ट्र के अंदर अगर देखा हो, महाराष्ट्र के अंदर आप देखेंगे कि क्या हुआ कि भाई महाराष्ट्र के अंदर किसी भी दल को जो है वो आपको बहुमत नहीं मिली। शिवसेना को बहुमत नहीं मिली, शिवसेना को भी आपका जो है 55 सीटें मिली। बीजेपी जो है वो 106 सीटें लेकर गई। उसके बाद जो है आपका कांग्रेस जो है वो भी 43-44 सीटें उनके पास भी रही लगभग। तो मतलब ना कांग्रेस को और एनसीपी की पार्टी को भी जो है वो 50-60 सीटों के अराउंड मिली जो भी है। तो सबको जो है 50-60 और बीजेपी सबसे बड़ी दल बन के निकली, जिसका 106 विधायक थे महाराष्ट्र के अंदर। तो 106-104 थे, यू विल कंफर्म दैट। तो आप देखेंगे कि पूरे के पूरे महाराष्ट्र के अंदर किसी को बहुमत नहीं मिली। तो अब ऐसे में कोई भी सरकार नहीं बना सकता। तो अब क्या होगा, गठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन देखना यह था कि कौन किसके साथ जाएगा। ये पहले से तय था कि बीजेपी और शिवसेना एक साथ जाकर जो है अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन शिवसेना का मन बन गया कि अगर मुझे कांग्रेस वाले और एनसीपी वाले कह रहे हैं कि अगर तुम हमारे साथ आ जाओगे तो हम तुम्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी दे देंगे, तुम हमारे साथ आ जाओ।
हम चाहते हैं बस बीजेपी की सरकार ना बने महाराष्ट्र के अंदर। ऐसे में क्या होगा कि शिवसेना का मूड बदल गया, उद्धव ठाकरे ने सोचा कि यार सीएम की कुर्सी मिल रही है तो एक काम करते हैं ना, चले जाते हैं, क्या दिक्कत है, राजनीति में ऐसे भी कौन किसका सगा होता है। उन्होंने एक लंबी दशकों की जो विचारधारा है उससे कॉम्प्रोमाइज़ करके जो है वो कांग्रेस के साथ और बाकी एनसीपी के साथ आ गए वो। और बाद में क्या, और जैसे इस बात की खबर मिली बीजेपी को लगा ये धोखेबाजी हो रही है। उधर आपके जो है शरद पवार के जो है आई थिंक भतीजे थे आपके अजीत पवार को अमित शाह ने अब कैसे कांटेक्ट किया, क्या किया, देवेंद्र फडणवीस ने कैसे कांटेक्ट किया, उन दोनों ने मिलकर, देवेंद्र फडणवीस और आपका जो है अजीत पवार दोनों ने मिलकर जो अगले दिन ही राज्यपाल को जो है बुलाकर सुबह सुबह दोनों ने शपथ ले लिया कि भाई ये मुख्यमंत्री, ये उप मुख्यमंत्री और ये इनके पास जो है अच्छे खासे सांसद है जो समर्थन देने के तैयार है भारतीय जनता पार्टी को, अजीत पवार के हाथ में। बाद में जैसे ये बात हुई तो शिवसेना और बाकी सारे के सारे जो है वो लोगों ने शोर मचाना स्टार्ट कर दिया कि यार हमारे विधायक अजीत पवार के पास कैसे है। शरद पवार ने कहा कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, सारे के सारे विधायक हमारे साथ हैं। और बाद में आप देखेंगे कि जो वहाँ के गवर्नर थे कोश्यारी, राम भगत कोश्यारी, शायद कोश्यारी जी के ऊपर सवाल उठ गए कि ये जो गवर्नर है ये जो है मतलब एकदम सेंटर का गुलाम है, ये एजेंट है, ये हमारी सुन ही नहीं रहा। तो गवर्नर के ऊपर भी केस हुए, लेकिन गवर्नर के बारे में साफ साफ क्या कहा, गवर्नर के बारे में कोर्ट ने साफ साफ एक ही बात कही कि गवर्नर के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है, वो जिस भी चाहे गठबंधन को जो है पहले इनवाइट कर सकता है सरकार बनाने के लिए। तो यहाँ पर क्या है कि ये होती है डिस्क्रिशनरी पावर, जहाँ पर प्रेसिडेंट के पास पावर है कि किसी दो गठबंधन के दलों को जो है एक साथ आमंत्रित या उनको जो है सुनने का मौका। और इस पर ये क्वेश्चन नहीं हो सकता कि आपने इनको क्यों पहले सुना, उसको क्यों नहीं सुना। ये सारी चाहिए पावर किसके है, डिस्क्रिशनरी पावर इन्हीं के पास है। दूसरी पावर, अब दूसरी चीज़ क्या है कि भाई आपका कॉन्फिडेंस मोशन, इसको कहते हैं डिस्क्रिशनरी। एक तो हो गया क्या कहते हैं आपका जो है सरकार बनाने के ऊपर, टू इनवाइट पार्टीज। और दूसरी पावर जो आप देखेंगे वो क्या है इनके पास, दूसरी पावर जो इनके पास है वो क्या है कि भाई नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है पास करवाने की। इनके से अब नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है कि जैसे मान लो कि 200, अब ये 200 एनडीए और 100 टीएमसी ने मिलकर जो है सरकार बना ली, लेकिन दोनों ने मिलकर जो है एक, मान लो कि एनडीए जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है वो ममता बनर्जी के साथ जो है वो सरकार बनाई और उसके बाद वो एक कानून लेके आए देश के अंदर। और जो कानून में जो है ज़्यादा मेजोरिटी नहीं चाहिए थी, सिंपल मेजोरिटी चाहिए थी, स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए थी। सिंपल मेजोरिटी में जो है सरकार जो है वो कानून पास करवा लेती, लेकिन सिंपल मेजोरिटी से भी कानून पास नहीं हो पाया और लोकसभा के अंदर फेल हो गया कानून। मतलब 50% लोगों ने समर्थन नहीं दिया, 50% तो जीती हुई पार्टी के अपने ही लोग होते हैं, उससे ज़्यादा ही होते, तभी तो वो सरकार में है। जब उन्हीं के लोगों ने उन्हें समर्थन नहीं दिया तो इसका मतलब ये है कि वो आगे भी किसी कानून को पास करवाने की स्थिति में नहीं है। अगर वो आगे भी अपने कानूनों को पास करवाने की स्थिति में नहीं है, इसका मतलब ये है कि उनके अपने ही लोगों को उनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। इसी को कहा जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। विपक्ष क्या करेगा, विपक्ष एक 10वां हिस्सा जो है विपक्ष का क्या मिलकर क्या करेगा, वो सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएगा। और नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब क्या होता है कि सरकार के अपने ही लोग सरकार पे भरोसा नहीं कर रहे। हो सकता है ये 100 लोग जो सांसद हैं टीएमसी के, वही जो है सांसद तुम्हारे हैं, वो सारे के सारे सांसद जो है वो मोदी जी के हो सकता है कि विचारधाराओं से सहमत ना हो, या उनको लगता है कि ममता बनर्जी ने गलत कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, और ऐसे में जो है वो वोट देते समय जो है वो सरकार के खिलाफ जाके वोट दे रहे हैं। ऐसे में क्या हो गया कि ऐसे में लग गया कि भाई साहब ये जो है इनको अपने ही सरकार पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इट्स बेटर कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन को लॉन्च करें। और नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो जब सरकार के खिलाफ पास आउट किया जाता है तो इसमें क्या हो जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर जो है आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर जो है ये रिजोल्यूशन जो है पुट करने की पावर जो है, इसको इंट्रोड्यूस करवाने की पावर जो है, उसके लिए क्या होता है, पहले प्रेसिडेंट को जो है एक बार नोटिफाई किया जाता है कि हाँ हम जो है सरकार के खिलाफ क्या लेके आने चाहते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आना चाहते हैं। दिस इज़ द सेकंड कंडीशन। ये भी पावर किसके पास है, ये भी पावर डिस्क्रिशनरी पावर जो है प्रेसिडेंट के पास है कि वो दे या ना दे। भाई अब जैसे कि सारे के सारे सांसदों ने रिटर्न में अप्रूवल करके दे दिया, एक बिल है जो बिल हो सकता है कि क्षेत्रीय स्तर पे उनको नुकसान पहुंचा रहा था, उन्होंने समर्थन नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं हम सरकार के साथ पूरे खड़े हैं।
जब बात देश की आती तो हम तो खड़े ही हैं, लेकिन हाँ ये था कि इसने हमें क्षेत्रीय स्तर पे हमें कुछ नुकसानदायक थे, इस वजह से हम लोगों ने जो है समर्थन नहीं दिया अपनी सरकार का। सरकार ने भरोसा दिया, आश्वासन दिया, उसके बाद कानून और आए और वो सारे के सारे कानून पास हो रहे हैं, लोकसभा के अंदर भी, राज्यसभा के अंदर देश का कानून भी बन रहा है। तो फिर विपक्ष के ऊपर उल्टा आरोप लग गया कि भाई क्या बात का नो कॉन्फिडेंस, फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए मैं क्यों अप्रूवल दूं। तो ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, इसकी अप्रूवल की पावर भी किसके पास है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। तीसरी सिचुएशन, तीसरी जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो क्या है? जिसको कहते हैं डेथ। मान लो कि प्राइम मिनिस्टर जो कंट्री का है उनकी डेथ हो जाती है, तो ऐसे में जो सबसे बहुमत वाली पार्टी है वो जिसके साथ खड़ी है, वो उनके जो अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट जो है पार्टी के, वो जिसको बोल देंगे कि हम जो है प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, इस 100 एंड 100 पर्सन को, मिस्टर एक्स को जो है हम नया प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, उसको भी इनवाइट करने की जो पावर्स है, उसको भी आमंत्रित करने की जो पावर है वो किसके पास है? वो पावर भी आपका जो है दैट इज़ इन द हैंड ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसा कई बार हुआ भी, जैसे कि कैसे हुआ था यार, हाँ आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई कार्यकाल के दौरान, 26 मई 1964 पंडित नेहरू की डेथ हो जाती है। एकाएक जो है देश के अंदर एक प्रधानमंत्री गायब हो जाता है, आई मीन हमारे बीच में नहीं रहते, और वो भी ऐसा प्रधानमंत्री जिसका होना ही अपने आप में बहुत कुछ होना था। तो वो प्रधानमंत्री हमारे बीच में नहीं रहता, तो आउट ऑफ सडन जो है देश सदमे में और सख्ते में होता है। ऐसे में उस टाइम पे जो है वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे के कामराज। तो के कामराज जो है उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि टेम्प्रेरी प्राइम मिनिस्टर जो है कंट्री के वो गुलजारी लाल नंदा बने। तो बहुत से स्टूडेंट को ये पता रहता है कि हमारे देश में प्रधानमंत्री की लिस्ट में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू है, लाल बहादुर शास्त्री, लेकिन गुलजारी लाल नंदा के बारे में कोई जिक्र नहीं करता। तो गुलजारी लाल नंदा हमारे देश के 2 बार प्रधानमंत्री बने, एक बार नहीं, उसके बाद दोबारा हुआ यही किस्सा। गुलजारी लाल नंदा को प्रधानमंत्री बनाया गया, फिर लाल बहादुर शास्त्री को चुना गया, और लाल बहादुर शास्त्री जब देश के प्रधानमंत्री बने 2 साल के अंदर ही 10 जनवरी 1966 के अंदर जो है लाल बहादुर शास्त्री जो है वो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद के अंदर जो है उनकी मृत्यु हो गई। आउट ऑफ सडन जो है उनकी मृत्यु हो गई, और इस मृत्यु की वजह से जो है फिर से एक बार प्रधानमंत्री की पोस्ट हमारे यहाँ खाली हो गई। और उसके बाद जो है आप देखेंगे कि आपका जो है गुलजारी लाल नंदा, फिर उनके कंधों पे जिम्मेदारी आ जाती है। तो बार बार गुलजारी लाल नंदा का कोई नाम भी तो रिकमेंड कर रहा होगा ना कि तब तक टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट ये प्रधानमंत्री ये बनेंगे, और उसके बाद इंदिरा गांधी आई। तो ये जो काम है सारा का सारा किसके हाथ में होता है? वो बहुमत की सरकार के प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, मतलब जो दल होता है उसके। अब ऐसे में क्या है कि उसको बुलाना है या नहीं बुलाना है, उस प्रपोज्ड प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो प्रपोज जिसे किया गया है कि हम इन्हें चाहते हैं अगला प्रधानमंत्री देखना, उनको एक्सेप्ट करना या नहीं करना, ये सारी पावर किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है। ऑल दो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट्स, वो कर ही लेते हैं एक्सेप्ट, ऐसा कुछ नहीं है। उनको करना क्या है भाई, जिसकी बहुमत है, जनता ने जिनको वोट देकर भेजा है, वो जो है वो अगले देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनेंगे। उसके बाद रिकंसिडरेशन ऑफ बिल के बारे में पावर मैंने आपको बता ही दिया, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये डिस्क्रिशनरी पावर में आ जाता है। प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? इनवाइट कर सकते हैं इलेक्शन में, वोट के समय, वोट देने के बाद अगर हाउस में कॉन्फिडेंस नहीं है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर, और कॉन्फिडेंस के बाद भी फिर भी अगर डेथ हो जाती है प्राइम मिनिस्टर की, ऐसे केस के अंदर जो है, या डेथ हो जाती है या हम प्रधानमंत्री बदलना चाहते हैं, ऐसे केस में भी अगर ऐसा होता है तो भी क्या होगा? एक एच.डी. देवगौड़ा का भी केस है, मैं उसके बारे में भी डिटेल में कभी करूंगा बात तसल्ली से, ठीक है। थोड़े से और फैक्ट्स में उनके बारे में कलेक्ट करके तब मैं तसल्ली से बात करूंगा। फैक्ट्स होते बहुत कुछ है दिमाग के अंदर, लेकिन एट अ टाइम क्या होता है कि जब ऑन कैमरा होते हैं तो कई चीज़ें याद भी नहीं आ रही होती है, जो आप लोग समझ सकते हैं, जो है जो आप देख रहे हैं एज एन ऑडियंस, आप देख रहे हैं, आप समझ सकते हैं इस प्रॉब्लम को होता है। तो बट धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ मैं सारी चीज़ें आपके सामने इंट्रोड्यूस करने की। ओके, उसके बाद अगर हम देखेंगे, उसके बाद अगर उसके बाद आपका जो है दैट इज़ वीटो पावर। अब वीटो पावर क्या है? वीटो पावर बेसिकली देखो, वीटो पावर का मतलब होता है, इसके लिए अगर हम देखेंगे आर्टिकल आपका 111 एक आर्टिकल है जिसमें बता रखा है कि हमारे पास जो वीटो पावर है वो 3 तरह की। एक है हमारे पास है एब्सोल्यूट वीटो, और एक होता है हमारे पास सस्पेंसिव वीटो, और एक होता है हमारे पास दैट इज पॉकेट वीटो। 3 तरह के वीटो जो है हमारे पास होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट वीटो, जो होता है मतलब कहने का मतलब ये है कि आखिरी पावर जिस इंसान के पास है कि वो चाहे तो उस चीज़ को रोक सकता है, या उसने पास कर दिया तो फिर ये पास,
ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि लोकसभा और राज्यसभा के अंदर बिलों को पास किया जाता है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा के अंदर बिल पास करने का प्रेसिडेंट के पास साइन करने के लिए भेजा जाता है। और प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट चाहे तो उसमें वीटो लगा सकते हैं, और अगर उन्होंने वीटो लगा दिया, और इन तीनों के अलग अलग मतलब है, अगर उन तीनों में से जो जो अभी मैं बताऊंगा वो वीटो लगा दिया तो उस तरह की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। जैसे एब्सोल्यूट वीटो अगर लगा दिया आपके बिल के ऊपर तो उसके में क्या होगा, एब्सोल्यूट वीटो कब लगाया जाता है, जब कोई बिल जो इंट्रोड्यूस किया गया वो किसी मिनिस्टर के द्वारा नहीं इंट्रोड्यूस किया गया, किसी प्राइवेट जो है मेंबर उसके द्वारा वो इंट्रोड्यूस किया गया अगर वो बिल। और अगर मान लो कि जैसे दो चीज़ें हैं, देखो ध्यान से, एक चीज़ ये है, एक ये है कि प्राइवेट मेंबर जो है वो कोई प्राइवेट मेंबर जो है वो बिल को इंट्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज़। और सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन ये है कि मान लो कि जैसे 2019 से लेकर 24 तक सरकार बीजेपी की है, मान लो एक मिनट के लिए 2024 में जो है सरकार देश के अंदर जो है वो टीएमसी की आ जाती है, ठीक है। अगर मान लो देश में टीएमसी की सरकार आती है और टीएमसी की जो नई सरकार आई है वो चाहती है कि जितने पुराने वाले जो बिल हैं उन सारे बिलों के ऊपर आप क्या लगा दें, रोक लगा दें। तो ये दो केसेस, सरकार पहली बात तो प्राइवेट मेंबर बिल को के ऊपर रोक लगाना चाहती है, और जो पुराने जो बिल हुआ करते थे उन सारे बिलों के ऊपर चाहती है रोक लगाना, कि अब जो हम पास करेंगे कानून सिर्फ उसी को माना जाए इस कार्यकाल के अंदर, पहले वाले कानूनों को हम चाहते हैं कि रद्द कर दे, जनता ने चुनकर हमें भेजा है इसलिए। दूसरा है प्राइवेट मेंबर बिल के अंदर कि प्राइवेट मेंबर्स पे ज़्यादा, देखो प्राइवेट मेंबर का मतलब हो गया जो मिनिस्टर नहीं है, एक होता है पब्लिक मेंबर, एक होता है प्राइवेट मेंबर। प्राइवेट मेंबर का मतलब सिंपल सी बात है जो मिनिस्ट्री की पोस्ट पे नहीं है लेकिन वो फिर भी ये कानून को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है। जैसे फॉर एग्जांपल के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम कह सकते हैं कि भाई आपका अभी हाल ही में मैंने देखा था डॉक्टर, मेरे हिसाब से मनोज कुमार झा जो है वो शायद हाउस के अंदर जो है, अभी राज्यसभा के अंदर मैंने देखा था शायद वो आई थिंक हेल्थ के ऊपर जो है बिल लेके आए थे, राइट टू हेल्थ। तो राइट टू हेल्थ बड़ी बात है, अच्छी बात है, लेकिन वो बिल पास नहीं हो पाया क्योंकि प्राइवेट बिल था और भाई उस पर वीटो लगा दिया गया। लेकिन उस पर जो वीटो लगता है वो कौन सा लगता है, एब्सोल्यूट वीटो लगता है, ध्यान रखेंगे। और दूसरा क्या है कि जो पहले के जितने बिल होते हैं वो सारे के सारे बिल जो पास आउट हुए, जो सारे के सारे बिल हैं पहले वाले, उन बिलों के अंदर जो है बेसिकली वो जो पुराने बिल है उन बिलों के ऊपर जो है आप लगा रहे हैं वीटो लगवा रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद एक होता है सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो जो है ओके, सस्पेंसिव वीटो का मतलब सिंपल सी बात है, जब आप कुछ टाइम के लिए जो है उस पर्टिकुलर बिल को जो है आप क्या कर लेते हैं, विद होल्ड कर लेते हैं, और बाद में फिर आप मान लो कि उसको दोबारा रिकंसिडर करने के लिए भेज देते हैं कि भाई हम चाहते हैं कि इसके अंदर आप कुछ चेंजेस करें, आपने कानून बनाया है जो पूरे देश पे तो लागू करो, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है ये थोड़ा सेंसिटिव जोन है, तो हम चाहते हैं कि इस वाले एरिया के अंदर जो है इस लॉ का इम्प्लीकेशन ना हो, या कश्मीर के अंदर इसका इम्प्लीकेशन ना हो। तो ऐसे में क्या है, इसको कहते हैं सस्पेंसिव वीटो, जब जो है प्रेसिडेंट क्या कर देते हैं उसके ऊपर रोक लगा देते हैं। लेकिन अगर मान लो कि उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिए, जो अमेंडमेंट्स के लिए प्रपोज किया, अगर वो दोबारा पास हो गए तो फिर तो पास करना ही पड़ेगा, फिर कोई वीटो नहीं लगा सकते, फिर पास करेंगे आप। और तीसरा होता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब ये है कि इसमें ना तो येस बोलते हैं और ना ही नो बोलते हैं, ना ही येस बोल रहे हैं ना ही नो बोल रहे हैं, इसके अंदर कुछ नहीं कर रहे हैं, बस बिल को लिया और पॉकेट में रख के और चल दिए, ठीक है ना। आपके पास बिल आया, वो बिल को पकड़ा और बिल को पकड़ के पॉकेट में रख दिया और उसके बाद जो है वो चल दिए। इस तरह का कुछ जो है आप कह सकते हैं कि आपका नज़ारा होता है आपका पॉकेट वीटो के अंदर। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आपको बताऊं, जैसे एक था आई थिंक मेरे हिसाब से पोस्टल का एक कानून था, पोस्टल का एक कानून राजीव गांधी लेकर आए थे 1986 के टाइम पर शायद लेकर आए थे, वो लोकसभा राज्यसभा में बड़ी मुश्किल से पास हुआ। एक तो राजीव गांधी के साथ ट्रेजेडी बहुत हुई, उनके साथ काफ़ी सारे कानून उनके अच्छे थे जो पास नहीं हो पाए, पंचायती राज उसमें से एक कानून है। तो उन्होंने क्या कर लिया उस टाइम पे, ज्ञानी जेल सिंह जो है आपके हमारे देश जो है मतलब जेल सिंह हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने उनके इस पोस्टल वाले कानून को लेकर जो है उन्होंने कोई वीटो नहीं दिया, उन्होंने मतलब कि कोई एसेंट नहीं दिया और ना ही एब्सोल्यूट वीटो लगाया, ना ही सस्पेंसिव लगाया, उसको पॉकेट में रख के चल दिए। उन्होंने कहा कि आई विल आंसर ऑन इट, और हाँ ना बोले बिना वो रख लिया लंबे समय तक के लिए अपने पास। इसको कहते हैं पॉकेट वीटो। ये भी एक तरीका होता है रोकने का किसी बिल को। तो ये 3 बिल होते हैं, ध्यान रखेंगे। पॉकेट वीटो के पावर्स में सारी पावर किसके पास होती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती है, ठीक है। ये वीटो पावर्स के बाद अगर हम देखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जो अगली पावर है दैट इज व्हाट, जैसे कि अपॉइंटमेंट्स की पावर है।
देश में बहुत सारे एग्जीक्यूटिव के जो टॉप क्लास पोस्ट होते हैं उन सब पे अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करवाता है। एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से। तो अपॉइंटमेंट पावर्स आप देख सकते हैं, अपॉइंटमेंट पावर्स अगर इसमें देखेंगे सबसे पहले तो आर्टिकल 75 है, मैंने अभी बताया, प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स काउंसिल, इसको भी अपॉइंट करने की पावर किसके पास है? आपकी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। आर्टिकल 77 के अंदर कंडक्ट ऑफ बिजनेस, जिसे हम रूल्स एंड मैनर कहते हैं, ये सब साथ में बताने का पावर जो है वो इन्हीं के साथ है। आर्टिकल 76 के अंदर AGI, ठीक है ना, AGI जो है आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है, इसके बारे में भी मैं अभी डिटेल में आपसे बात करूंगा, अभी आने वाला है इसका आर्टिकल। AGI भारत सरकार का वकील, तो AGI की पोस्ट जो है वो भी, उनकी भी अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करता है। उसके बाद देखेंगे आर्टिकल 124 का 2, आर्टिकल 124 का 2 जो है आपका सुप्रीम कोर्ट के जो जज है, सुप्रीम कोर्ट के जज है, उन सारे जजेस की अपॉइंटमेंट किसके हाथ में होती है? वो इनके हाथ में होती है। आर्टिकल 217 का फर्स्ट जो है उसके अंदर हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट उनके हाथ में होती है। आर्टिकल 155 गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट जो है, गवर्नर की अपॉइंटमेंट भी जो है वो पूरी तरह से किसके हाथ में होती है? इनके हाथ में होती है। आर्टिकल 148 CAG की जो अपॉइंटमेंट्स होती है वो भी किसके हाथ में होती है? वो इन्हीं के हाथ में होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 148 आर्टिकल 324 के अंदर चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसको भी अपॉइंट करने की पावर क्या है? इनके पास ही है। आर्टिकल 316 UPSC और आपका जो है JPSC के चेयरमैन को अपॉइंट करने की पावर भी जो है वो किसके पास है? इन्हीं के पास है। आर्टिकल 344 के अंदर जो है, आई थिंक आर्टिकल 344 ही है, जिसके अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज की कमीशन को अपॉइंट करने की पावर भी जो है वो किसके पास है? ऑफिशियल लैंग्वेज का एक कमीशन बनता है, जो देश में ऑफिशियल लैंग्वेज का क्या स्टेटस है उसको पता लगाने की बात करता है, ऑफिशियल लैंग्वेज का कमीशन जो बनता है। और उसके बाद आर्टिकल आप देखेंगे 340 के बाद 350 का B, स्पेशल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ऑफिसर जो है उसको भी जो अपॉइंट करने की जो है पावर वो किसके पास होती है? वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये सारी की सारी अपॉइंटमेंट्स किसके पास है? आपकी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। ध्यान से रखेंगे, इसको मैं इकट्ठा करके आपके सामने लेके आया हूँ, एक बार कोशिश करेंगे पोस्ट करके आप इन सारी चीज़ों को लिख लेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट माई फ्रेंड्स, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पढ़ने के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उनको इकट्ठा करो। पहले आप जो इकट्ठा कर लेंगे ना, अपने आप ही आपको लगेगा कि हाँ, अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कुछ भी पूछ ले, आपसे कुछ भी जो मर्जी पूछ लो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। अब मैं लास्ट एक और सेक्शन रह रहा है, दैट इज इमरजेंसी पावर्स। इमरजेंसी पावर्स पे बात करने के लिए थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि एक क्लास का वेट कर लो, क्योंकि अच्छा है। मैं इसमें बेसिकली इमरजेंसी के पावर्स जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, मैं सिर्फ उन पे बात नहीं करूंगा, बल्कि मैं प्रेसिडेंट के इमरजेंसी पावर्स के साथ साथ जो है मैं इमरजेंसी का जो चैप्टर है ना, आपका चैप्टर आई थिंक मेरे हिसाब से 18 है, 18वां चैप्टर है। तो मैंने कहा कि 18वां पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का है, तो मैं आपका वो 18 पार्ट जो है पूरा कंप्लीट कह कहते खत्म करवा दूंगा। तो इसी बहाने इमरजेंसी का चैप्टर आपका बीचों बीच होगा। अब देखो, मैंने कितने सारे आर्टिकल्स के बारे में आपको बता दिया। इसमें मैंने आपको इतने सारे आर्टिकल्स प्रेसिडेंट में आपको मैंने रिलेट करके, इसको कहते हैं हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन। जब आप सारी चीजों को जोड़कर एक जगह पे पढ़ते हैं, इसको कहते हैं हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन। ये मैंने आपका जो है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, इसमें मैंने प्रेसिडेंट वाले पार्ट में करवा दिया है, ठीक है। बाकी अगली क्लास में मैं इमरजेंसी पावर्स की बात करूंगा, और इमरजेंसी पावर्स सिर्फ पावर्स नहीं बल्कि पूरा चैप्टर ही कंप्लीट करवा दूंगा, आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक। तो 8 आर्टिकल वहां भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने कहा ना, एक आर्टिकल जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, वो चुन के आपको मैं सारे बताऊंगा, प्लस जितने भी कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे मैं खुद कोशिश करता हूं कि कोई भी एक इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिक डोमेन में ना जाए, सारी इन्फॉर्मेशन जेन्युइन हो, ऑथेंटिकेटेड हो। तो मैं खुद भी उसके ऊपर थोड़ा सर्च करता हूँ, रिसर्च करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि और बेटर तरीके से मैं आपको जो है इमरजेंसी के बारे में बता सकूँ। तो मिलिएगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच टू ऑल माई कॉन्फैक्ट्स। आई विश कि आपको क्लासेस अच्छी लग रही होगी, और अगर अच्छी लग रही है तो आप हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई रेक्टिफिकेशंस की गुंजाइश है, तो वो सब चीज़ें भी हमें बताएं, जिससे कि हम और हमारी टीम जो है और बेटर तरीके से काम कर सके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।